हेलो टू ऑल, आई एम आशी वर्मा। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? मेरी भी ठीक ठाक ही चल रही है। अभी मेरा एग्ज़ाम आने वाला है यूपीआरओ एआरओ। तो अभी तक तो ये डेट जो थी मोस्ट अवेटेड डेट थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी डेट नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली आ चुकी है 27 जुलाई, जो कि बिल्कुल नज़दीक है। यानी कि पूरे 3 महीने भी हमारे पास नहीं है इसके लिए। तो जब तक डेट नहीं आती है एग्ज़ाम की, तब तक तो तैयारी थोड़ी सी अप डाउन चलती रहती है। कभी हो जाती है, कभी नहीं भी हो जाती है, ब्रेक भी लग जाते हैं। लेकिन अब फाइनली डेट आ चुकी है, तो सभी को एक पुश मिल चुका है याद ये करने का कि बस अब डेट आ चुकी है। अब इतने कम टाइम में हम क्या करें क्या ना करें, मतलब ये थोड़ा सा लोगों के मन में रहता ही है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना कम टाइम बचा है, हमारे पास 3 महीने बचे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। मोस्टली तो ये वाला एग्ज़ाम वो लोग देते हैं जो स्टेट का पीसीएस या यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत से लोग मेरे जैसे भी हों जिन्होंने अभी तक इस तरीके का कोई एग्ज़ाम ना दिया हो, या फिर फर्स्ट टाइम वो इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो हमारे लिए तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम सब कुछ कवर कर लेंगे और सब कुछ एक साथ करेंगे। सबसे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही पीवाईक्यू लगाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल सबके मन में आते रहते हैं। मतलब पहले मेरे में भी होता था ऐसा। मैं काफ़ी जब तैयारी करती थी तो पहले ये सोचती रहती थी कि पहले सारा सिलेबस ही कंप्लीट करूँगी, उसके बाद शायद पीवाईक्यू लगाने हैं, उसके बाद ही शायद वो मल्टीपल चॉइस लगाने हैं। बट मुझे अभी ये लगता है कि ऐसा नहीं होता है। तैयारी के साथ साथ ही हमें एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने होते हैं, तभी हमारी तैयारी को एक सही डायरेक्शन मिल पाता है। हमें पता चल पाता है कि हम कितना, मतलब कहते हैं ना, कितने पानी में है, वो वाली बात। हमें तभी पता चल पाएगा कि हमारी तैयारी किस तरीके की जा रही है, हमें किस पोर्शन में या किस चीज़ में ज़्यादा अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साथ के साथ हमें मल्टीपल चॉइस और पीवाईक्यू लगाने चाहिए। तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। ये आपकी क्या इस बारे में सोचना है या क्या राय है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो अभी जो लास्ट के 3 महीने बचे हैं, इसमें मैं फोकस कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के, हर पोर्शन के मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगा सकूँ। आप किसी भी चीज़ को एक प्रेफर करिए, कोई भी एक अच्छा सा ट्रस्टेड सोर्स या जो भी, जिस पर भी आपको यकीन हो कि हाँ इनका अच्छा है, उनसे आप पीवाईक्यूज़ लीजिए। या फिर आप कोई बुक भी ले सकते हो, है ना। बुक से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। और प्लस हमें उनके जो एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं ना, बुक हमेशा वही लेनी चाहिए। जैसे कि घटना चक्र होता है, उसमें क्वेश्चन देके उसके नीचे का वो भी देते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन, उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया था पिछले साल में, उसकी जो उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दिया ना, अब अगला क्वेश्चन हो सकता है उस एक्सप्लेनेशन से बन जाए, और वो काफ़ी सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर देता है। तो रिवीजन तो है ही, रिवीजन के साथ साथ हमें उनके एमसीक्यूज पर भी फोकस करना है। मेरा स्ट्रेटेजी के अंदर आता है ये। आप क्या सोचते हैं, आप भी मुझे ज़रूर बताना। एंड सेकेंड थिंग कि हमें अभी ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे ही सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमें थोड़ा वेटेज के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर, इनका पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इन 3 सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, या जितना हो सके इन्हीं के पीवाईक्यूज़ और इनके बारे में रिवीजन बहुत ज़्यादा इनका कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 या 2 बार पढ़ने से सब कुछ याद हो जाता है। इतनी छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं वहाँ पर। जब उनके ऑप्शंस मिलते हैं तब मुझे तो बहुत कर देती हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा ऑप्शन दे देते हैं वो लोग कि उनमें ही हमारा दिमाग थोड़ा उलझ जाता है। इसके लिए ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा हो सके हम उनका रिविज़न और एमसीक्यूज़ लगा सकें। सेकेंड थिंग ये थी कि हम वेटेज पर ध्यान दे रहे थे। तो वेटेज का मतलब मुझे ये लगता है कि जो जीएस का पोर्शन है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, हिंदी का इतना बड़ा वास्ट पोर्शन आ रहा है, लाइक 60 मार्क्स की है। तो हमारे उस पर तो इस टाइम, मतलब अब से लेके एग्ज़ाम तक हमें एक भी दिन स्किप करे बिना हिंदी को करना है लगातार। मेरा तो डेली का 1 से 1.5 घंटा अभी हिंदी को मतलब हिंदी को ही जा रहा है। और इसमें मैं उसके क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, रिवीजन वगैरह जो भी कर सकती हूँ, जितना हो सकता है मैं उतना हिंदी का कर लेती हूँ। क्योंकि हिंदी में भी जब एक साथ ऑप्शन आते हैं ना, बिल्कुल सेम जैसे दिखने वाले 3 या 4 एक साथ आ जाते हैं, और वो सब एक जैसे लगने लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि उनका आंसर क्या होगा। तो इसलिए जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल की तरह से लें तो एक वर्ड होता है आग्रह। आग्रह का अगर आपसे वो विलोम पूछते हैं तो उनमें ऑप्शन में दे देते हैं वो अनाग्रह और विग्रह। अब हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आग्रह का विग्रह भी हो सकता है या अनाग्रह भी हो सकता है। तो सही ये है कि आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह, और विग्रह तो शायद अनुग्रह का होता है। अनुग्रह का उल्टा होता है विग्रह, और आग्रह का होता है अनाग्रह। अब ये चीज़ें होती है ना, जब ये ऑप्शन में आती हैं तो ये कंफ्यूज कर देती हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनका रिविज़न और मल्टीपल चॉइस ज़रूर लगाना।
तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं इनका रिवीजन और मल्टीपल चॉइस लगाऊंगी उतना ज़्यादा मैं वहाँ पर हो सकता है कि कम कंफ्यूज हूँ। तो जब मैं ये तैयारी कर रही होती हूँ हिंदी में मुझे काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स लगते हैं जो एक जैसे आते हैं, साउंड एक जैसी कर रहे हैं, या उनकी मात्राओं में सिर्फ आ या ई का फ़र्क होता है, तो मैं उन सबको एक पेपर पर नोट कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आप लोगों का शायद ध्यान ना गया हो इन चीज़ों पर, या फिर अगर दिया भी हो तो आपका भी रिविज़न हो जाएगा। और जब मैं आप सबके साथ उनको शेयर करती हूँ तो मेरा भी रिविज़न हो जाता है ना। जिन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना देती हूँ या जिन चीज़ों को मैं वीडियोज़ में शेयर करती हूँ या बोल देती हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा याद रह जाती हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बोला है ना। और बोलने से पहले मैं उनको वेरीफाई भी करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए आपके पास, है ना, मेरी तरफ से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ऑथेंटिक और सही बात ही मैं आपको बताऊँ, या जो भी मैंने पढ़ा है वो सही होना चाहिए। तो जितना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो चीज़ मुझे भी काफ़ी अच्छे से याद हो जाती है, आपका भी रिविज़न हो जाता होगा। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को आप तक शेयर करने की, आपसे के साथ शेयर करके रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं जब हिंदी पढ़ रही थी तो हिंदी में भी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, एक जैसे दिखते हैं, उनमें हम कभी कभी उनके ना क्या डिफरेंस था इन दोनों में यही ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वो छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी हम एक बार छोटा सा नज़र मार लेते हैं इतने पोर्शन पर कि उनमें क्या क्या एक जैसा था और वो क्या कैसे कैसे हमें याद रखना चाहिए। और आगे भी अगर आपको ये वीडियोज़ या इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी आगे की भी जो भी मैं अगर नॉट ओनली हिंदी के, अगर मैं कोई और भी सब्जेक्ट का कुछ ऐसा बनाती हूँ तो मैं आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी। एंजॉय। ये कुछ शब्द हैं जो इच्छाओं से संबंधित हैं, जो कुछ काफ़ी सुनने में एक जैसे भी लगते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक ही नज़र में इन सबको देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है और इन्हें क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभीप्सा कहते हैं। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, यानी कि संसारिक ऐषणा, और कुछ भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा अभीप्सा। कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा, ये तो सबको पता ही है। जीतने या दमन करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिगीषा बोलते हैं। जीतने की जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला इंसान जिगीषु है। इच्छा है जिगीषा, और वाला व्यक्ति है जिगीषु है, मतलब व्यक्ति के लिए शु की मात्रा आई है। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा, है ना, हिंसा आ गया इसमें। भोजन करने की इच्छा जघत्सा, है ना, एक जैसे वर्ण है जिघंसा और हत्सा, यानी कि हिंसा को आप मारने से रिलेट कर लेना। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को कहते हैं जिघर्षा। अब ये 3 वर्ड्स एक जैसे हैं, थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। जिंदा रहने के लिए जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। पाने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। खाने की इच्छुक बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षुत, यानी कि खाने की इच्छा को रखने वाला बुभुक्षु है, और अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षित है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु, और खाने की इच्छा बुभुक्षा। तो खाने का इच्छुक व्यक्ति है तो वो बुभुक्षु है, और खाने की इच्छा यानी कि फीलिंग की बात है तो बुभुक्षा है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, यानी कि ये व्यक्ति हो गया। फिर से मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु। यहाँ इच्छा है तो मुमूर्षा है, इच्छुक है व्यक्ति है तो मुमूर्षु है। युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुप्सु है, आधा प। युद्ध की करने की इच्छा युयुत्सु है, एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वो आधा पे वाला है, जबकि जब इच्छा की बात हो रही है तो वो आधा तय वाला है, युयुत्सु। दोनों सेम जैसे लगते हैं। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, जबकि हित चाहने वाला हितैषी व्यक्ति है। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी रही आपके लिए इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि आगे भी मुझे अगर ऐसा कुछ लगा तो मैं आपके साथ उसे शेयर कर सकूं। मिलते हैं आगे ऐसे ही नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।